ओके, हेलो एवरीवन। ओके, आज हम लोग जो इलेक्ट्रिक का जो हमारा पहला चैप्टर चल रहा है क्लास 12 का फिजिक्स में, उसमें हम कई टॉपिक्स कवर कर चुके हैं और आज के टॉपिक में हम लोग पढ़ने वाले हैं वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। मतलब जो इलेक्ट्रिक डायपोल होती है उसकी एक्सियल पोजीशन में किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना। सो अब आपको वैद्युत द्विध्रुव ध्यान है। इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है? इलेक्ट्रिक डायपोल, यहाँ पर एक हम इलेक्ट्रिक डायपोल लिया गया और उसकी एक्सियल पोजीशन पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए फिगर अगर आपको पहले बता देता हूँ तो इसमें फिगर में आप गौर करिए, ये फिगर है। फिगर में जो कैपिटल ये जो ए बी है, ए बी ये इलेक्ट्रिक डायपोल है। इलेक्ट्रिक डायपोल जिसकी ए पोजीशन पे माइनस क्यू चार्ज रखा है और बी पोजीशन पे प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है। सेंटर पॉइंट क्या है इसका? ओ। और पूरे इलेक्ट्रिक डायपोल की लंबाई स्मॉल डी है। तो जो ए से ओ तक की डिस्टेंस होगी वो डी अपॉन टू और ओ से बी तक की डिस्टेंस डी अपॉन टू। तो आपका इलेक्ट्रिक डायपोल क्या है? ए बी। और इसमें चार्ज क्या है? क्यू, चार्ज का अमाउंट, और डिस्टेंस क्या है? डी। अब इसकी एक्सियल पोजीशन यानी अक्षीय स्थिति, अक्ष यानी ए से बी की ओर या बी से ए की ओर क्या है? ये अक्ष कहलाती है। तो इस अक्ष की स्थिति में चले जाएंगे। तो अक्ष की स्थिति में हम जब बढ़ते हैं तो पी पॉइंट पे आप पहुंचते हैं। अब इस पी पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड, जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको फाइंड आउट करना है कि कितना होगा। सो इसमें ये आपका एक फिगर है। तो इस फिगर के जो है, इस फिगर में अब हम लोग का जो पहला काम हम ये करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने के लिए टोटल, जो हमें टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है इंटेंसिटी, उसके लिए हम क्या करेंगे कि जो इंडिविजुअल चार्ज है, जैसे ए पे चार्ज रखा हुआ है माइनस क्यू, इसकी वजह से पी पॉइंट पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड हो रही है, और बी पॉइंट पे जो चार्ज रखा है प्लस क्यू, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड पी पर कितनी हो रही है, दोनों को अलग अलग कैलकुलेट कर लेते हैं और फिर उनको जोड़ लेते हैं। ध्यान रखने की बात यहाँ पर यह है कि दोनों ही केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी वो दोनों को जब जोड़ा जाएगा तो जोड़ने में हम लोग को वेक्टर एडिशन करना होगा, बिकॉज बोथ आर वेक्टर क्वांटिटीज। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटीज का जो सम करते हैं तो वेक्टर सम करते हैं, नॉट दी एल्जेब्रिक सम। सो तो फिगर आपके सामने यहाँ पे क्लियर है। और हमको, मैंने आपको टास्क बताया कि हम लोग को अलग अलग इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करते हैं और फिर उसको हम टोटल जोड़ देते हैं, और जोड़ने के बाद हमको टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मिल जाएगी। तो यहाँ पे इसी के सॉल्यूशन में पूरा आपको ये डायग्राम इन्होंने पूरा स्टेट कर रखा है कि इसमें क्या क्या चीज़ क्या क्या है जो मैंने आपको बताया अभी। तो जब हम शुरुआत करते हैं तो इसमें नीचे देखिए, इसमें लिखा हुआ है माना बिंदु P पर वैद्युत द्विध्रुव के आवेशों प्लस क्यू और माइनस क्यू के कारण क्षेत्रों की तीव्रताएं क्रमशः E1 व E2 है। नीचे देखिए जो नीचे वाला पैराग्राफ है उसमें जो स्टेट कर रखा है कि प्लस क्यू के कारण जो पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो है E1, और जो माइनस क्यू है उसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो है E2। तो बिंदु P की आवेश प्लस क्यू से दूरी क्या हो जाएगी? देखिए बिंदु P की आपको जो हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा है पिछले कुछ वीडियोस में, आप ध्यान करो। जो E का फॉर्मूला है, E इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन आर स्क्वायर होता है। आर क्या होती है? डिस्टेंस होती है चार्ज से पॉइंट तक की। तो यहाँ पे चार्ज, अगर आप ए पॉइंट को ले रहे हैं तो ए या बी पॉइंट को, जैसे इस पहले केस में उन्होंने बताया है कि प्लस क्यू के लिए दूरी निकालनी है, तो प्लस क्यू के लिए प्लस क्यू चार्ज कहाँ पे रखा है? बी पर रखा है। अब बी से पी तक की दूरी यानी बी पी डिस्टेंस, डिस्टेंस बी ऑफ पी के बीच की डिस्टेंस निकालनी है। तो बी पी कितना हो जाएगा वो निकालना है। अब आपको ओ पी पता है, ओ पी कितना है? आर है। और ओ बी कितना है? D/2। तो अगर हम ओ पी में से ओ बी को घटा दें तो हमको बी पी मिल जाएगा। मेरी बात को फिर से सुनिएगा, अगर हम ओ पी में से ओ बी को घटा दें तो हमको बी पी मिल जाएगा। तो ओ पी कितना है? आर। ओ बी कितना है? D/2। तो आर में से D/2 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो आपको बी पी डिस्टेंस मिल जाएगी। तो वही उन्होंने यहाँ पे दिखाया है कि दूरी कितनी आ रही? आर माइनस D/2। ये देखिए जो लिखा हुआ है, आर माइनस D/2। तथा आवेश माइनस क्यू से दूरी कितनी आ रही है? आर प्लस D/2। अब उस वाले केस में क्या होगा? इसमें क्या होगी? डिस्टेंस जुड़ जाएगी। देखिए अगर आप P से A की ओर जाना चाहेंगे तो P से A तक की डिस्टेंस निकालने के लिए आपको PO डिस्टेंस में OA डिस्टेंस जोड़नी पड़ेगी। तो इस बार आपकी टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? आर प्लस D/2। तो ये आपकी डिस्टेंस हुई आर प्लस D/2। ठीक है, तो ये तो बात हुई डिस्टेंस की। जो उसके एक्सप्रेशन में मेन बात आती है कि डिस्टेंस कितनी है। चार्ज के अमाउंट हमें पता है, डिस्टेंस हमारा निकालना जरूरी था, तो डिस्टेंस आ गई। अब अगर हम एक्सप्रेशन लिखना चाहें E1 का, तो E1 का एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा? 1/4πε के। अब के क्या हो जाएगा? के यहाँ पे जो माध्यम है उसके लिए परावैद्युतांक है।
मीडियम कुछ भी हो सकता है, तो उस मीडियम का परिवर्तनांक यहाँ पे रख दिया जाएगा कैपिटल के। अच्छा, ऊपर देखिए क्यू तो आता ही है फॉर्मूला में, और अपॉन आर स्क्वायर आता है। आर क्या होती है? डिस्टेंस। इस बार डिस्टेंस कितनी आई है? आर माइनस डी अपॉन टू। किस केस के लिए? प्लस क्यू चार्ज के लिए। तो प्लस क्यू के लिए जो E1 है, E1 के एक्सप्रेशन में डिस्टेंस होगी आर माइनस डी अपॉन टू। एक्सप्रेशन में नीचे देखिए आर माइनस डी अपॉन टू का होल स्क्वायर हो रहा है, जो E1 का एक्सप्रेशन दिया हुआ है सबसे ऊपर उसमें देखिए। और जो E2 का एक्सप्रेशन है सेकंड लाइन में, उसमें डिस्टेंस आ रही है आर प्लस डी अपॉन टू होल स्क्वायर। तो केवल इतना सा अंतर होगा कि डिस्टेंस दोनों की अलग अलग होंगी। चार्ज दोनों सेम है, एक माइनस क्यू एक प्लस क्यू है। और तीव्रता जो एक हम लोग उसका भी केवल उसका मैग्नीट्यूड देख रहे हैं, तो मैग्नीट्यूड में साइन का कोई रोल नहीं होता है, तो यहाँ पे साइन नहीं ली गए हैं, केवल वैल्यू ली गई है। वैल्यू क्या है? क्यू। और डिस्टेंस दोनों की अलग अलग है, एक की आर माइनस डी अपॉन टू और दूसरे की आर प्लस डी अपॉन टू। सो ये एक्सप्रेशन तैयार हो गए E1 E2 के। अब तीव्रताएं E1 व E2 एक ही रेखा के अनुदिश विपरीत दिशाओं में है। देखिए इस डायग्राम में आपको डायग्राम में आप देखेंगे तो P पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी देखिए, तो जो प्लस क्यू के कारण है उसकी दिशा E1 है, और माइनस क्यू के कारण उसकी दिशा E2 है। दोनों ही एक दूसरे के विपरीत हैं। मैंने आपको बताया था कि इसको सदिश योग होगा। सदिश योग में दिशाओं का ध्यान रखा जाता है, तो इसमें दिशाएं कैसी हैं? विपरीत हैं। तो विपरीत दिशाओं को जोड़ने के लिए जब हम इसमें जोड़ेंगे तो उसमें ध्यान रखा जाएगा कौन सी क्वांटिटी बड़ी है, कौन सी क्वांटिटी छोटी है। तो अगर हम एक्सप्रेशन को देखेंगे तो E1 को जो एक्सप्रेशन है ऊपर वाला, तो E1 के एक्सप्रेशन में नीचे आर अपॉन आर माइनस डी अपॉन टू है, तो यहाँ पे इन्वर्स में छोटी क्वांटिटी है, और E2 के एक्सप्रेशन में एक बड़ी क्वांटिटी है। आर माइनस डी अपॉन टू इज लेस देन आर प्लस डी अपॉन टू, बट आर माइनस डी अपॉन टू इज इन दी डिनोमिनेटर। जो छोटी क्वांटिटी है वो डिनोमिनेटर में, इसलिए E1 क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा, और E2 क्या हो जाएगा? छोटा। तो इस केस में E1 बड़ा होगा, E2 छोटा होगा। ये जो लिखा हुआ है यहाँ पे E1 बड़ा है, E2 छोटा है, क्योंकि E1 के एक्सप्रेशन में नीचे जो है वो क्वांटिटी छोटी है। जब भी डिनोमिनेटर में क्वांटिटी छोटी होती है तो आपका एक्सप्रेशन ये अमाउंट बढ़ जाता है। जस्ट आपको एग्जांपल दें, अगर कहीं पे लिखा हुआ है 2/2 तो आपको मिलेगा 1, लेकिन अगर 2 के अपॉन में 0.2 लिखा हुआ है तो आपको मिलेगा 10। डिवाइड करके देख लीजिएगा, 2/2 अगर आप करेंगे तो मिलेगा आपको 1, लेकिन 2/0.2 करेंगे, 2 को आप 0.2 से डिवाइड करेंगे तो आपको 10 मिलेगा। तो इसी वजह से जब भी डिनोमिनेटर में क्वांटिटी छोटी होती है तो आपका फुल वैल्यू बड़ी हो जाती है, इसलिए यहाँ पे E1 बड़ा होगा, E2 छोटा। वेल आगे चलते हैं। तो उधर हमने फिगर में ये बात जान ली थी कि E1 और E2 की दिशाएं विपरीत हैं, यानी ज़्यादा वाले में से कम वाले को घटाना है। तो जब हम जोड़ेंगे तो एक तरीके से यहाँ पे सब्ट्रैक्शन हो जाएगा बिकॉज ऑफ डायरेक्शन। डायरेक्शन की वजह से यहाँ पे सब्ट्रैक्शन हो रहा है, बिकॉज सब्ट्रैक्शन इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ एडिशन, बट यहाँ पे क्या है? डायरेक्शन का ध्यान रखा गया है। तो डायरेक्शन अपोजिट होने की वजह से यहाँ पे साइन जो आ रहा है नेगेटिव का आ रहा है बीच में, और बड़े में से छोटे को हम घटा रहे हैं। तो बड़े क्वांटिटी हमारी जो है हमने उसको पहले लिखा, E1 की फुल वैल्यू लिख ली है, और उसके बाद हमने E2 की वैल्यू लिखी है। देखिए अब इसको आप सॉल्व करते जाएंगे तो इसमें जो कॉमन है हमने सब बाहर निकाल लिया। क्यू ऊपर दोनों में कॉमन है, क्यू बाहर नीचे वाली लाइन में, और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के जो है वो बाहर आ गया है। देखिए 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के बाहर आ गया है, और बाकी जो चीज़ अंदर बची है वो उसको हमने छोड़ दिया। अब जो नीचे क्वांटिटी बची है आर माइनस डी अपॉन टू का होल स्क्वायर और आर प्लस डी अपॉन टू का होल स्क्वायर, इनकी अगर आप ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर ये क्वांटिटी अगर आप लें यहाँ पे, तो यहाँ पे इन दोनों को हमने एलसीएम लिया, तो एलसीएम लेने के साथ अगर हम इसे जोड़ेंगे तो यानी इनकी मल्टीप्लाई होगी जो नीचे डिनोमिनेटर में। अब नीचे डिनोमिनेटर में आर माइनस डी अपॉन टू है, आर प्लस डी अपॉन टू है, यानी ए माइनस बी है और ए प्लस बी है। ए माइनस बी और इंटू ए प्लस बी क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसलिए आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर अपॉन फोर। ये देखिए जो नीचे अपॉन में आ रहा है इसमें, तो आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर अपॉन फोर जो नीचे मिल रहा है डिनोमिनेटर में, और ऊपर जब आप ले जाएंगे एलसीएम की तरह ऐड करेंगे तो ऊपर 2RD आ जाएगा। इसकी कैलकुलेशन आपको खुद करनी होगी कॉपी में, तो ये एक्सप्रेशन आप सॉल्व करेंगे तो आपको इतना मिल जाएगा। उसके बाद ये जो 2RD है इसमें 2 को आपने बाहर लिख लिया, 2/4 पाई है। देखिए सबसे आखिरी वाली लाइन में 2/4 पाई और P और R को साथ में लिख लिया है। अब P और R क्या बन जाएंगे? आप देखिए P इज इक्वल टू क्या होता है? QD। P इज इक्वल टू क्या होता है? QD। P क्या था? आपका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। P कहाँ से आया? P देखिए बना है ये Q और D की मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, जो यहाँ पे एक्सप्रेशन था ये वाला, इसमें जो Q और D है, सॉरी यस, ये जो यहाँ पे जो लिखा हुआ है E इज इक्वल टू, ये जो एक्सप्रेशन आया है इसमें 2RD लिखा हुआ है ऊपर, इस 2RD में से D उठा लीजिए, और D और Q की अगर आप मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपको P बन जाएगा। ये क्वांटिटी की बन जाएगी P, तो वो बन गया P।
और आर वहीं रह गया और 2 को हमने बाहर लिखा हुआ है। वेल तो इतना एक्सप्रेशन हो गया। और ये पी क्यों आया? पी आप जानते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, जिसमें आवेश की मल्टीप्लाई हम दूरी से कर देते हैं तो वो बन जाता है। इसके बाद आप नीचे आप देखेंगे तो उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं आगे क्या होता है। तो इसमें आप देखिए ये एक्सप्रेशन तैयार तैयार हो गया है यहाँ पे, जो नीचे आखिर में लिखा हुआ है। यहाँ पे अगर आप ध्यान दें तो डी क्या है, वो बहुत छोटा है स्मॉल आर से। जो डी है वो स्मॉल आर से बहुत छोटा है। डी क्या है, ध्यान रखिए, डी क्या थी, दोनों आवेशों के बीच की दूरी। वैद्युत द्विध्रुव जो होता है उसमें जो दोनों आवेश होते हैं उनके बीच की दूरी, और ये वैद्युत द्विध्रुव का गुण होता है कि उनके बीच की दूरी बहुत कम होती है। और स्मॉल आर क्या थी, वो जो पॉइंट था पी, देख लीजिए फिगर में, पॉइंट पी जो था उसकी डिस्टेंस कहाँ से, ओ से। और स्मॉल डी क्या था, ए और बी के बीच की डिस्टेंस। और ये चार्जों के बीच की डिस्टेंस बहुत छोटी ली जाती है हमेशा से, क्योंकि तभी वैद्युत द्विध्रुव सफल होता है। और स्मॉल आर क्या होती है, एक बड़ी क्वांटिटी है उसकी अपेक्षा में, इसलिए वो काफ़ी बड़ी है स्मॉल डी से। तो वही चीज़ वहाँ पे बताई गई है कि स्मॉल आर इज़ वेरी ग्रेटर देन स्मॉल डी। सो जो डी स्क्वायर अपॉन 4 होगा उसके आगे लिखा हुआ है, तब डी स्क्वायर अपॉन 4 को आर स्क्वायर की तुलना में नगण्य मान सकते हैं। यानी आप डी स्क्वायर अपॉन 4 को नेगलेक्ट कर सकते हैं आर स्क्वायर के कंपेरिजन में। इस स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इजिकल टू 2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के पी आर अपॉन आर की पावर 4। देखिए जो ऊपर एक्सप्रेशन था, इसमें अगर हम डी स्क्वायर अपॉन 4 को हटा दें, यहाँ से डी स्क्वायर अपॉन 4 गायब ही हो जाए, तो केवल आर स्क्वायर बचेगा नीचे। अब आर स्क्वायर का जो ब्रैकेट लगा हुआ है उसके ऊपर देखिए एक और स्क्वायर लगा हुआ है, तो आर स्क्वायर का स्क्वायर कितना हो जाएगा, आर की पावर 4। तो वही चीज़ आर की पावर 4 यहाँ पर एक्सप्रेशन में आ रही है नीचे, आर की पावर 4। अब ये आर की पावर 4 ऊपर जो आर एक सिंगल बचा हुआ है उस आर से कैंसिल हो जाएगा, तो नेक्स्ट लाइन में आपको मिलेगा 2p/r³, 2p/r³। तो ये आपको एक एक्सप्रेशन तैयार हो जाता है वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए एक्सप्रेशन। यहाँ पे के अलग अलग मीडियम के लिए अलग हो सकता है। जैसे निर्वात या वायु के लिए कैपिटल के की वैल्यू 1 होती है, तो अगर हम निर्वात या वायु के लिए अगर केस कंसीडर करें तो यहाँ पे कैपिटल के इजिकल टू 1 हो जाएगा, तो एक्सप्रेशन हमारा और मिनिमाइज हो जाएगा और ये एक्सप्रेशन हमारी फाइनल होगी ई इजिकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p/r³। तो ये आपका एक्सप्रेशन फाइनल एक्सप्रेशन आ गया है वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है ये फिजिक्स के इस चैप्टर का, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़रूरी है आपको समझना। तो इसको अच्छे से प्रैक्टिस करके समझिए। मैंने बहुत ही डिटेल में आपको धीरे धीरे समझाया है आज, क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है, पहला डेरिवेशन है आप लोग के लिए। तो इसको अच्छे से समझिए, और कोई भी डाउट हो, अगेन मैं आपसे कह रहा हूँ, कोई भी डाउट हो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप मुझसे पूछिए, मैं आपको आंसर होपफुली वहीं पर ही दूंगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, कोई सजेशन हो तो कमेंट सेक्शन में अगेन बताओ। पिछले वीडियोस को अच्छे से दोबारा आप पढ़िए, सुनिए, और कोई भी चीज़ हो तो बताइए। फिर मिलते हैं आप लोग से। थैंक यू।